हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको शब्द के भेद पढ़ा रही थी, जिसके लिए मैंने हमेशा से नियम बनाया है कि एक दिन पहले की वीडियो का रिवीजन हल्का सा करा के फिर मैं बढ़ती हूँ। तो मैंने बोर्ड पर एक चार्ट बनाया है। वो चार्ट है शब्द के मुख्य भेद और उसके उपभेदों का। तो मैं संक्षिप्त सा परिचय आपको देते हुए आज के टॉपिक पर आ जाऊंगी, यानी कि जो रचना के आधार पर भेद है वो बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है कि शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार को वो इसको मैं पहला नंबर देती हूँ, रचना के आधार पर दूसरा नंबर, अर्थ के आधार पर तीसरा नंबर और प्रयोग के आधार पर चौथा नंबर। तो ये शब्द के 4 भेद हो गए। अब इसके 4 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आज बारी है रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ाने की। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम। और शब्द का चौथा भेद जो है वो प्रयोग के आधार पर है, विकारी और अविकारी। तो मैं ये मुख्य भेदों का रिवीजन हल्का सा करा के जो पीछे के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उसका मैंने एक छोटा सा चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस चार्ट के माध्यम से आप संक्षेप में आप सारे भेदों को रट सकते हैं, ताकि आपको कठिनाई ना हो। क्योंकि शब्द के भेद के विभाजन बहुत सारे होने के कारण अक्सर लोगों को ये होता है कि वो याद नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। अगर आप भी चाहें तो ऐसा चार्ट बनाकर अपने कॉपी पर रख लें और उससे आपको आसानी से शब्द के भेद जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो मैं इस चार्ट को रफ कर रही हूँ और आपको रचना के आधार पर जो शब्द भेद है वो पढ़ाने चल रही हूँ। तो चलिए मैं इसको रफ करती हूँ और आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपको खोज कर ग्रामर की वो सारी चीजें पढ़ाऊं जो वास्तव में हर कंपटीशन में और छोटे क्लास की पढ़ाई की सारी चीजें बड़े क्लास तक आती हैं। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, आप नीट आप टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, तो आप में सब में एक सामान्य हिंदी का पेपर आता है जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो मैं उसको क्रम में साथ में रखते हुए साथ ही साथ 9, 10, 8, 6, 7 के बच्चों को भी ध्यान में रखा है, तो मैं वो भी पढ़ाती हूँ। तो आज हो गया रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द भेद कुल कितने हैं? कुल 3 हैं। रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये प्रायः पूछा जाता है कि जैसे आपको पूछा जाता है कि हिमालय यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। तो मैं अभी समझाऊंगी आपको। आप इस प्रश्न को तब तक सोचते रहिए कि हिमालय यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। जब मैं तीनों पढ़ा लूं तब इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि हाँ हिमालय यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। अब मैं पहला लिखती हूँ रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द का जो मतलब होता है, देखिए प्रायः बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि किसी चीज के लिए ये तो इसके लिए बिल्कुल रूढ़ हो चुका है, मतलब इसका नामकरण ही पड़ चुका है। तो रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि जो भी नामकरण उसका पड़ा है, उसका अगर हम खंड करें, विभाजित करें, तो उसका कोई अपना अर्थ ना हो। जो भी नामकरण किसी भी चीज का पड़ा है और उसको खंड करने पे, विभाजित करने पर उसका कोई मूल अर्थ, विभाजन किए गए हिस्सों का मूल अर्थ नहीं पड़ता, तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। मैं परिभाषा लिख देती हूँ। पहले मैं समझा दिया, मैंने उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं
जिनका खंड करने पर कोई स्पष्ट अर्थ न निकले। अर्थात वह शब्द हमेशा के लिए उसी चीज का हमेशा के लिए उसी के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे कल, कपड़ा। कहने का मतलब होता है कि रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जो हमेशा के लिए उसी तरह रूढ़ हो गया उसके लिए, कि वो उसी के लिए मान्य बना दिया गया हो कि ये उसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, और हम अगर उसका खंड भी करें तो कोई अर्थ न निकले। कल, कपड़ा, आदमी। कल, कपड़ा, आदमी। घर, घास, पुस्तक। यानी कि बहुत सारे हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं, जो अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ हो जाते हैं, हमेशा उसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और हम उसका खंड करें तो कोई भी उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो ये सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अधिकतर शब्द जो होते हैं रूढ़ हो जाते हैं। लेकिन भाषा है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो हमें बहुत बार ऐसे शब्दों की भी जरूरत पड़ती है कि जो उस जगह पर रूढ़ नहीं है, तो हम कुछ और जोड़ करके उसके लिए प्रयोग करें, जो मैं आगे यौगिक और योग रूढ़ में आपको समझाऊंगी, तो आप उसको जानिएगा। तो मैं मार्कर बदल तो सोच रही हूँ कि स्पष्ट नहीं लग रहा है। तो ये हो गया रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। अब देखिए, जैसा ये शब्द है यौगिक, यौगिक शब्द का क्या मतलब होता है? जुड़ना। योग, योग का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का मतलब जुड़कर बनी हुई जो शब्दावली आपके सामने रखेंगे, यानी किसी दो शब्दों से जुड़कर बना है। जो सामासिक पद होते हैं, समस्त पद होते हैं, जो मैंने समास पढ़ाया था आपको, समस्त पद पढ़ाया था, तो बताया था आपको कि जो समस्त पद होते हैं वो यौगिक शब्द ही होते हैं, वो यौगिक शब्द ही कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यौगिक शब्द, यौगिक मतलब ही होता है योग, योग मतलब जुड़कर बना हुआ, यानी वे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों से जुड़कर एक नया शब्द बनता हो, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो जितने समस्त पद होते हैं, जो मैंने समास पढ़ाते समय आपको बताया था, जितने समस्त पद होते हैं वो हमेशा दो या दो से अधिक पदों से जुड़कर बनते हैं। वो समस्त पद ही यौगिक पद ही होते हैं।
यौगिक पद कहलाते हैं। तो आपको क्या होगा कि यौगिक पद जो है वो जानना चाहिए कि यौगिक शब्द जो हो, तो जितने समस्त पद होंगे यौगिक होते हैं, क्योंकि वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बनाए रहते हैं। तो आप उसको जानेंगे, जैसे रसोई घर, जैसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब क्या है, ये दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन रहा है। ये समस्त पद कहिए या उसको यौगिक। लेकिन अगर कोई आपसे समस्त पदों को उठाकर पूछे कि शब्द के किस भेद में आते हैं, तो आप बेझिझक कहिए यौगिक शब्द है। पूछेगा क्यों, तो आप उससे कहिए कि यहाँ दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर बनाया गया है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। विद्यालय, विद्या का आलय, आलय मतलब घर होता है। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, ये पुस्तकों के रखने वाला घर जो है वो पुस्तकालय हुआ। तो ये दो यौगिक और रूढ़ शब्द मैंने आपको समझाया। अब इन दोनों को मिलाकर एक जो नया शब्द बन रहा है वो क्या है, योग रूढ़ शब्द। यानी कि देखिए इसी में से उसकी परिभाषा निकलेगी। रूढ़ शब्द है, किसी चीज के लिए रूढ़ बना दिया गया, जिसको खंड करो तो अलग नहीं होता है, अर्थ नहीं होता। तो रूढ़ शब्द होना चाहिए लेकिन जुड़कर बना होना चाहिए। यानी वो शब्द जो दो शब्दों से जुड़कर बना हो लेकिन किसी तीसरे के लिए कहा जा रहा हो। यदि हम कहते हैं पीतांबर, तो पीला और अंबर मिलके बना है, लेकिन पीतांबर पीले वस्त्र के लिए कहा जा रहा है। या जिसने नीलकंठ, तो नीलकंठ, नीलाकंठ, तो नीलाकंठ किसके लिए, नीलकंठ हम भगवान शिव को कहते हैं। तो ये नीलकंठ शब्द जो है शिव के लिए आता है या पक्षी के लिए आता है। तो ये जो शब्द जो दो जोड़ के बने हुए शब्द हैं, तो यौगिक माध्यम तो यौगिक ही है, जुड़कर बनते हैं, मगर किसी चीज के लिए रूढ़ हो गए, हमेशा के लिए उसी के लिए माना जाता है, हमेशा उसी के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो दो शब्दों को मिलाकर जोड़कर बना हुआ वह शब्द जो किसी तीसरे के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता हो, हमेशा उसी के लिए मान्य हो जाता हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको रब करती हूँ। और आपको समझाती हूँ योग रूढ़ शब्द। ये तीनों जो रचना के आधार पर शब्द भेद है, प्राय लोगों को समझ में नहीं आता है कि योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द, अगर आपको रूढ़ शब्द समझ में आ गया, यौगिक आ गया, योग रूढ़ उसी दोनों का मिला हुआ रूप है। बस ये क्या है कि रूढ़ हो जाता है, दो शब्दों से मिल, योग है तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, और रूढ़ हो जाता है किसी तीसरे अर्थ के लिए। जैसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं चिड़ियों के लिए घर है, लेकिन वो चिड़ियाघर हम उसे कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ जानवरों को रखा जाता है। अब ये चिड़ियाघर शब्द जो है योग रूढ़ शब्द है। वह दो या दो से मिले बने बने शब्द जो किसी अर्थ विशेष के लिए
विशेष के लिए रूढ़ हो जाए, मान्य, रूढ़ मतलब मान्य, मान्य हो जाए उसे यौगिक शब्द कहते, योग सॉरी उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। अब देखिए वास्तव में देखा जाए तो चिड़ियाघर शब्द जो है यौगिक शब्द है, लेकिन चिड़िया के लिए घर कहने, जहां अगर हम कहते हैं तो उस स्थान विशेष को बताता है जहां हम जीव जंतु पक्षी पाले जाते हैं, जो जू जिसको आप कहते हैं। चिड़ियाघर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जो सामासिक पद बनता है बहुव्रीहि समास में, उसी समास की तरह इसका प्रयोग ये योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि ये शिव के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो नीलकंठ हम भगवान शिव को कहते हैं। घनश्याम, घनश्याम घने सांवले बादलों के रूप में इसका दो शब्द मिला है, लेकिन ये भगवान शिव कृष्ण के लिए कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब आपका प्रश्न है कि हिमालय, हिमालय जो है वो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि वो यौगिक शब्द है कि योगरूढ़ शब्द है। तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ रहा है और इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगता है और मुझे पढ़ाने का उत्साह बढ़ता है। तो मेरा एक प्रश्न भी आपके साथ जुड़ा हुआ है कि हिमालय शब्द यौगिक है कि योगरूढ़। मैंने दो ही ऑप्शन दिया, तीनों नहीं कहा है। तो इससे तीनों और दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सही है मुझे बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले पार्ट में जुड़ जाइए।